हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आज हम बात करेंगे ग्राम न्यायालय। ग्राम न्यायालय जो होता है ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट तो है ही है, उससे ज़्यादा नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अगर न्यायालय क्या है, अगर इसके बारे में थोड़ा जानना चाहेंगे, आखिर एक्चुअल में है क्या। ग्राम न्यायालय ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को सस्ता और सरल, त्वरित और उनके घर के पास न्याय उपलब्ध कराने के लिए स्थापित एक विशेष न्यायालय है। ये हो गई डिफिनीसन। अगर और थोड़ा डिटेल में बात करने की कोशिश करेंगे, ग्राम न्यायालय अधिनियम 2008 के द्वारा 2 अक्टूबर 2009 से ग्राम न्यायालय की स्थापना की गई है। इसमें न्यायाधीशों की नियुक्ति उच्चतम न्यायालय की सलाह से राज्यपाल द्वारा की जाएगी। ग्राम न्यायालय का न्यायाधीश न्यायाधिकारी कहलाएगा। ग्राम न्यायालय की अगर विशेषता की बात की जाए, ग्राम न्यायालय की विशेषता की बात की जाए, ये ग्राम न्यायालय प्रत्येक पंचायत के खंड स्तर पर स्थापित किया जाएगा। ग्राम न्यायालय चलते फिरते न्यायालय मोबाइल कोर्ट की तरह होगा। जैसे मोबाइल कोर्ट होता है उसकी तरह होगा, जो पास के गांव में जाकर मामले की सुनवाई करेगा और निर्णय देगा। ग्राम न्यायालय को सिविल एवं आपराधिक मामले दोनों की सुनवाई करने का अधिकार होगा। मतलब जो सिविल वाला है उसका भी और आपराधिक मामले दोनों का होगा। ग्राम न्यायालय का मुख्य उद्देश्य है ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को और उनके द्वारा पर निःशुल्क न्याय दिलाने का प्रदान करेगा। निःशुल्क मतलब न्याय प्रदान करेगा। अगर बात की जाए इसका थोड़ा और संवैधानिक एवं कानूनी आधार की बात की जाए, ग्राम न्यायालय अधिनियम 2008 के तहत राष्ट्रपति स्वीकृति 7 जनवरी 2009, ये तो हम पढ़ ही चुके हैं। लागू कब हुआ? लागू तो 2 अक्टूबर 2009 को। अगर उद्देश्य की बात की जाए, इसका उद्देश्य क्या है? उद्देश्य ये है कि ग्रामीण क्षेत्रों को सस्ता एवं त्वरित न्याय उपलब्ध कराना, न्याय में लंबित मामले को कम करना और गरीब एवं कमज़ोर वर्ग को न्याय सुलभ बनाना, छोटे छोटे विवाद एवं स्थानीय स्तर पर समाधान करना। अगर स्थापना की बात की जाए, अगर स्थापना में बात की जाए, ग्राम न्यायालय की स्थापना राज्य सरकार करती है। ये राज्य सरकार करती है। राज्य इसकी स्थापना उच्च न्यायालय से परामर्श करके की जाती है। मतलब जो इसकी स्थापना वगैरह है उस उच्च न्यायालय से परामर्श किया जाता है, फिर इसको किया जाता है। सामान्यतः प्रत्येक पंचायत समिति ब्लॉक स्तर पर स्थापित करने का प्रावधान है। मतलब जो पंचायत हो गया है और ब्लॉक स्तर जैसे होता नहीं है, ब्लॉक लेवल में होता है उस स्तर का। अगर बात की जाए न्यायाधिकारी की बात की जाए, ग्राम न्यायालय का मुख्य न्यायाधिकारी कहलाता है। उसकी नियुक्ति राज्य सरकार एवं उच्च न्यायालय से परामर्श करके करता है। न्यायाधिकारी की बात की जाए, दर्ज प्रथम श्रेणी का न्यायिक मजिस्ट्रेट के समान होता है। अगर इनके क्षेत्राधिकारी की बात करें, इनके दीवानी, अब जैसे मैंने बताया दीवानी है, फौजदारी है। अगर दीवानी में अगर हम बात की जाए दीवानी की अगर बात की जाए, दीवानी में होता है जैसे भूमि की छोटी सीमा के विवाद वगैरह हैं, संपत्ति से जुड़े छोटे विवाद हो गए हैं, परिभावी एवं अन्य छोटे दीवानी मामले वगैरह ये हो गए हैं। अगर बात की जाए फौजदारी की, फौजदारी में छोटे एवं कम गंभीर अपराध जैसे हो जाते हैं, जैसे कम गंभीर जैसे मारपीट टाइप का जैसे होता है, उसकी बात करता है। ऐसे आपराधिक जिनकी सुनवाई अधिनियम में निर्धारित है। इसमें मतलब निर्धारित भी है कि क्या क्या कैसे कौन कौन सी सुनवाई केस की कर सकता है। अगर विशेषता की बात की जाए, विशेषताएं की बात की जाए, स्थानीय भाषा में कार्यवाही होती है। स्थानीय जैसे जहाँ पे जो न्यायालय उसी के आधार पर उसी की स्थानीय भाषा पर वो कार्यवाही होती है। यह कम खर्ची में न्याय होता है। त्वरित सुनवाई होती है। मोबाइल कोर्ट के रूप में गांव में भी जाकर कर सकता है। जैसे बताया ना कि मोबाइल कोर्ट जैसे जाके तुरंत फास्ट ट्रैक मतलब जल्दी होता न्याय मिलता है। सुलभ को प्रोत्साहन, सुलह को प्रोत्साहन, जैसे सुलह के माध्यम से जैसे दो पक्षों को बुला के सुलह करके मामला को सुलझाते हैं। अगर लाभ की बात की जाए,
गरीबों को आसानी से न्याय मिलता है। सामान और धन की बचत होती है, समय और धन की बचत होती है। ग्रामीण लोगों को जिला मुख्यालय नहीं जाना पड़ता है। लंबित मामले की कमी आती है। अगर चुनौतियों की बात की जाए, इनमें कौन कौन सी चुनौती, कई राज्यों में पर्याप्त ग्राम न्यायालय स्थापित नहीं हुआ, मतलब कुछ कुछ ऐसे गांव हैं जो काफ़ी पिछड़े हुए हैं और तो उनमें न्यायालय वगैरह अभी नहीं स्थापित हुआ है। कई ऐसे गांव हैं, कई सारे हैं। न्यायाधीश एवं कर्मचारियों की कमी, जैसे अभी पद खाली है, पद रिक्ति नहीं हुआ है, फॉर्म ही नहीं निकाले जाते हैं, अभी पद खाली हैं। लोगों में जागरूकता का अभाव, लोग जागरूक नहीं होते हैं कि हमें कहाँ पे जाके क्या न्याय मिलता है। लोग तो बस वही जिला न्यायालय में भागते हैं या और न्यायालय वगैरह में जाते, लेकिन ये न्यायालयों में थोड़ा कम नॉलेज होता है। आधारभूत सुविधाएं की कमी, जैसे सुविधाएं वगैरह कमी होती, जैसे बेसिक सुविधाएं जैसे होती, कंप्यूटर हो गया, लैपटॉप हो गया, ये सब चीज़ें, इमारत वगैरह हो गई या कुछ मतलब इसी तरह की कमी होती है। ग्रामीण न्यायालय और लोक अदालत में अंतर की बात की जाए, अगर ग्रामीण न्यायालय की बात की जाए, ग्रामीण न्यायालय अधिनियम 2008 के तहत अधिनियमित किया गया है। और विधिक सेवा प्राधिकरण की बात की जाए, अधिनियम 1887 में हुआ था। अगर बात की जाए कानूनी अधिकार की हम बात कर रहे हैं, आधार की बात करें, अगर निर्णय की बात की जाए, यह न्यायाधिकारी देता है। इसमें दोनों पक्ष की सहमति से समझौता होता है। इसकी प्रकृति की बात की जाए तो यह नियमित न्यायालय है, यह वैकल्पिक विवाद निपटारण मंच है। अगर बात की जाए अपील की, ये कानून के अनुसार संभव है। सामान्यतः लोक अदालत के समझौते पुरस्कार के विरुद्ध अपील नहीं होता। अगर परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर तथ्य देखा जाए तो इसमें ग्राम न्यायालय अधिनियम 2008 लागू कब हुआ, 2009। स्थापना की बात की जाए, कौन कौन स्थापना करता है, राज्य सरकार प्लस उच्च न्यायालय, किसे परामर्श। न्यायाधीश, प्रथम श्रेणी के न्यायाधीश मजिस्ट्रेट के स्तर का। अगर मुख्य उद्देश्य की बात की जाए, ये जो है इनका पूरा मुख्य उद्देश्य क्या है, ग्रामीण क्षेत्रों में सस्ता एवं सरल त्वरित न्याय की बात करता है। इसे मोबाइल कोर्ट के रूप में भी कार्य करता है, जगह जगह पर जाके स्थानीय भाषा में कार्यवाही होती है, लोकल लैंग्वेज में। और वन लाइनर में अगर भी देखें तो ग्राम न्यायालय अधिनियम 2008 के तहत ग्रामीण न्यायालय की स्थापना की जाती है। ये तो आप लोग खुद भी स्वयं से पढ़ सकते हैं। अगर बात की जाए राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, हरित न्यायाधिकरण, अगर थोड़ा डिटेल में अगर समझने की कोशिश करें, हरित न्यायाधिकरण का उद्देश्य पर्यावरण से जुड़े सरकारी एवं गैर सरकारी विकास परियोजना के मामले को शीघ्र निपटारा करना। अगर बात की जाए वर्ष 2010 में राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण अधिनियम 2010 पारित किया गया था, जिसके तहत ग्रामीण हरित न्यायाधिकरण का गठन किया गया। इसके न्यायाधिकरण में पर्यावरण और से संबंधित वाद किसी भी व्यक्ति, संस्था एवं एनजीओ द्वारा दायर किया जा सकता है। अगर हरित न्यायाधिकरण की संरचना की अगर बात की जाए, यह हरित न्यायाधिकरण का प्रधान पीठ नई दिल्ली में स्थापित है, जबकि इसकी क्षेत्रीय शाखा पुणे, भोपाल और चेन्नई और कोलकाता 4 जगह है। न्यायाधिकरण का अध्यक्ष उच्चतम न्यायालय का अवकाश प्राप्त न्यायाधीश होगा तथा इसके अन्य न्यायिक सदस्य उच्च न्यायालय के अवकाश प्राप्त न्यायाधीश होते हैं। न्यायाधिकरण से 20 न्यायिक सदस्य और 20 विशेषज्ञ सदस्य भी हो सकते हैं, 20-20 होते हैं, परंतु वर्तमान में इसमें 10 पर्यावरणीय विशेषज्ञ हैं, मतलब 10 पर्यावरण के विशेषज्ञ हैं। अध्यक्ष का कार्यकाल की बात करें 70 वर्ष की आयु तक, अन्य न्यायाधीश सदस्यों की कार्यकाल 67 वर्ष की आयु तक होता है। विशेषज्ञ की बात की जाए, सदस्य विज्ञान से संबंधित विषय पर परिस्नातक होगा। पर्यावरण के विषय में 5 वर्ष का अनुभव भी होना चाहिए। विशेषज्ञों के सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष होता है, लेकिन अनुभव भी होना चाहिए कम से कम 5 वर्ष का।
बस वही नीचे डिफिनीशन दी गई है, मतलब हरित क्रांति का विशेष न्यायाधिकरण पर्यावरण एवं जैव विविधता प्राकृतिक संसाधन जुड़े मामलों को त्वरित प्रभावी मतलब जो न्याय होता है उनका निपटारा करता है। अगर कानूनी आधार की बात की जाए, हरित राष्ट्रीय अधिकरण अधिनियम 2010 के तहत स्थापना, जैसे हमने बात की 2010 में, भारत विश्व के अनेक देशों से सम्मिलित है जहां पर्यावरण मामले का विशेष न्यायाधिकरण है। उद्देश्य क्या है इसका? उद्देश्य यही है कि पर्यावरण संरक्षण की बात करता है। वन एवं प्राकृतिक संसाधनों की रक्षा करता है। पर्यावरण संबंधित मामले की शीघ्र निपटारा करता है। पर्यावरण क्षति के पीड़ितों को राहत एवं मुआवजा देना। अगर मुख्यालय की बात की, जैसे हमने अभी बात किया दिल्ली में 4 और अन्य 4 जगह वगैरह हैं, जैसे क्षेत्रीय पीठ, मतलब जैसे नई दिल्ली तो है ही, लेकिन 4 क्षेत्रीय पीठ हैं। जैसे हमने भोपाल मध्य प्रदेश, कलकत्ता, चेन्नई वगैरह है। संरचना की बात कीजिए, एनजीटी अध्यक्ष एक होता है और फिर इसके बाद न्यायिक सदस्य होता है, एक विशेषज्ञ सदस्य होता है। अध्यक्ष की नियुक्ति की बात कीजिए, केंद्र सरकार द्वारा नियुक्ति की जाती है। अध्यक्ष सामान्य सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश एवं उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से व्यक्त होता है, जैसे मैंने अभी बात की है। अगर बात की जाए अधिकार क्षेत्र की बात की जाए, एनजीटी का पर्यावरण से संबंधित मामले की सुनवाई करता है। जैसे जल में प्रदूषण वगैरह हो जाता है, जल में आजकल प्रदूषण काफ़ी हो रहा है, तो जल प्रदूषण की बात करिए। जैसे वायु प्रदूषण में तरह तरह की गैसें हैं, उनके लिए होता है। वन संरक्षण के लिए भी ये होता है। जैव विविधता बायोडाइवर्सिटी वगैरह के लिए होता है। पर्यावरण संरक्षण के लिए भी होता है। उद्योग प्रदूषण, जो उद्योगों द्वारा जो प्रदूषण फैलाया जाता है उसके लिए भी होता है। पर्यावरण की क्षति के लिए भी होता है। एनजीटी कानून प्रमुख कानूनों से जुड़े मामले की सुनवाई करता है। जैसे कौन कौन से न्यायालय हो जाए, वो मतलब कौन कौन से हो जाते हैं, जैसे जल प्रदूषण निवारण नियंत्रण अधिनियम 1974 वगैरह का, जल उपकर अधिनियम 1977 हो गया है, वन संरक्षण अधिनियम 1980, वायु प्रदूषण निवारक नियंत्रण अधिनियम 1981, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1886, लोक दायित्व बीमा अधिनियम 1991, जैव विविधता संरक्षण अधिनियम 2002। एनजीटी की विशेषता की बात कीजिए, पर्यावरण के मामले को त्वरित निपटान करता है। एक फ़ायदा इसका ये होता है। दूसरे फायदा की बात की जाए, तकनीकी विशेषज्ञ भी सदस्य होते हैं। और तीसरे फायदे की बात कीजिए, पर्यावरण की क्षति पर मुआवजा देने की शक्ति थी। सामान्यतः 6 महीने के भीतर मामले का निपटारा करने का प्रयास, जैसे सबसे इम्पोर्टेंट ये 6 महीने के अंदर निपटारे का है। अगर सीमाएं बात की जाएंगी, सीमाएं कौन कौन सी है? एनजीटी सीमाएं सभी प्रकार के मामले की सुनवाई नहीं करता, ये सभी प्रकार की नहीं करता, इसी से पर्यावरण संबंधित है उनकी ही सुनवाई करता है। और वन संरक्षण अधिनियम 1972 और भारत वन अधिनियम 1927 से जुड़े मामले पर भी इसका सीधा अधिकार क्षेत्र नहीं है। मतलब 1972 और 1927 में मतलब सीधा अधिकार नहीं है ऐसा कि सोचो डायरेक्ट उसके आधार पर अगर क्षति होती है तो ले ले, ऐसा नहीं है। इनके आदेश के विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालय में अपील की जा सकती है, मतलब कोई है आदेश इसके विरुद्ध अपील की जा सकती है। अगर तथ्य की बात की जाए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, एनजीटी 2010, स्थापना 18 अक्टूबर 2010, मुख्यालय नई दिल्ली, जो क्षेत्रीय पीठ है जिसकी खंडपीठ जिसे बोलते हैं, भोपाल, पुणे, कोलकाता, चेन्नई। मुख्य उद्देश्य पर्यावरण संबंधित त्वरित निपटारा और एनजीटी का विरुद्ध 90 दिनों के भीतर सर्वोच्च न्यायालय में अपील, मतलब 90 दिन के अंदर एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये हो गया, अपील की जा सकती है। बस आज के लिए ही इतना ही, एंड थैंक यू एंड धन्यवाद। बाकी नेक्स्ट वीडियो।